दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। ठीक है, समय रहा तो मार्केट्स में लौट के आऊंगा, लेकिन अब जरा आनंद राठी वेल्थ की हो जाए चर्चा। क्विकली इस आईपीओ के जो स्नैपशॉट है, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, मैं कुछ पढ़ देता हूं। आज डे 2 है, मंडे को, यानी कि 6 दिसंबर को यह आईपीओ बंद होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। 530 से 550 रुपए का प्राइस बैंड, 660 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। बाकी सारे लॉट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। आनंद राठी वेल्थ के फाउंडर और चेयरमैन श्री आनंद राठी और डायरेक्टर अमित राठी अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राठी सर प्रणाम, कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। राठी सर, पहले जब भी बात होती थी आनंद राठी फाइनेंशियल्स के तौर पे, हम लोग बात करते थे ब्रोकिंग की, एडवाइजरी रिलेटेड आपसे चर्चा होती थी। ये वहीं से शायद इस ग्रुप की जर्नी की भी शुरुआत हुई थी। ये वेल्थ कब प्लान किया, ये वेल्थ अलग वर्टिकल कब बना, कब इसको थ्रस्ट दिया, क्यों दिया? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। ये आपको, जैसे आपने सही कहा कि 1994 में हमने ये ब्रोकिंग बिजनेस से शुरुआत की, परंतु धीरे धीरे हम दूसरे जितने फाइनेंशियल सर्विसेज के जो दूसरे बिजनेसेस हैं उसको एक एक करके बढ़ाते रहे। और 2002 में जब वेल्थ मैनेजमेंट करीब जाना नहीं जाता था इंडिया में, उस समय हमने इसकी शुरुआत की 2002 से। और 2002 से लेकर अब तक जो है, पिछले 19-20 साल में हमने एक बड़ी अच्छी इसमें प्रगति की। पूरा इसको डेवलप किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट बनाया। बहुत लार्ज नंबर ऑफ हमारे 233 हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, 6000 से ऊपर हमारे क्लाइंट हैं, 30,000 करोड़ से ऊपर हमारी एवीएम है। तो क्योंकि हमको लगता है कि ये बिजनेस में आगे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है। नंबर ऑफ बिलियनर्स और मिलियनर्स हिंदुस्तान में हर 3-4 साल में दुगने होते जा रहे हैं, और उनको जरूरत है एक सही एडवाइजर के रूप में, सही सलाहकार के रूप में, कि उनके पैसे पे कैसे अच्छा उनको रिटर्न मिले, और रिस्क को ध्यान में रखते हुए कि रिस्क को भी ध्यान में रखा जाए और रिटर्न इस मिले। तो ये करके हमने इसमें सोचा, और बड़ी खुशी है आज कि हम इस कंपनी को इस लेवल पे ले आए हैं। और आज उसका उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ में पब्लिक भी उसमें साथ रहे, इसके लिए हम इसका आईपीओ लेके लाए हैं। बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक मिल रहा है बाजार में आज डे 2 तक। अमित, फाइनेंशियल्स के बारे में धंधा तो पता था, ये वेल्थ का दरअसल बिजनेस मॉडल क्या है? ये वेल्थ, आनंद राठी वेल्थ, मतलब आसान शब्दों में रिटेल को समझना हो, ये धंधा तो है क्या? ये धंधा एसेंशियली फाइनेंशियल सर्विस में ब्रोकिंग तो सब समझते हैं, जहां क्लाइंट खरीदा बेची कर रहे हैं मार्केट्स में। बट वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जहां हम क्लाइंट फैमिलीज के साथ काम करते हैं और उनके 10-20 साल के गोल्स, क्लाइंट फैमिलीज के गोल होते हैं कि भाई जिसके पास आज वेल्थ है, और हम एक जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं वहां मिनिमम क्लाइंट की फाइनेंशियल एसेट्स 5 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में हो, वहां हमारा फोकस है। तो ये फैमिलीज के पास इतनी वेल्थ है कि उन्हें प्लान करना है कि भाई अगले 10-20 साल ये वेल्थ कहां पहुंचनी चाहिए, किस हिसाब से होल्डिंग होनी चाहिए उसकी, उसमें सेफ्टी नेट्स, फैमिली में ट्रस्ट बनाने की जरूरत है, विल्स की जरूरत है नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स की जो उनको सिस्टमैटिक एक प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी करनी है, फिर उसको कहां लगाना है, आगे इक्विटीज में लगाना है, डेट में है, रियल एस्टेट है, अलग अलग एसेट क्लासेस में है। तो वहां बहुत एक, क्योंकि जर्नी है, और क्लाइंट्स को एक चाहिए कि भाई हमने जो वेल्थ क्रिएट कर ली उसे हम कैसे प्रिजर्व करें, उसे हम कैसे ग्रो करें, ताकि फ्यूचर जनरेशंस हमारी उसको एंजॉय कर सके। तो इसका एक तरीका, मतलब एक बड़ा एक अलग अप्रोच रहती है, जो जिसमें क्लाइंट्स को ये नहीं फर्क पड़ता वेल्थ मैनेजमेंट की मार्केट्स में अगले 3 महीने 6 महीने क्या हो रहा है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है 5, 10, 15, 20 साल, जनरेशनल वेल्थ होती है ये, जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन जा रही होती है। तो इसमें बड़ी स्पेशलाइज्ड एडवाइस और हैंड होल्डिंग चाहिए कस्टमर्स को। और वेल्थ क्रिएशन, जैसे राठी जी ने कहा कि अभी पिछले 10-20 सालों में हमने देखा है वेल्थ क्रिएशन बहुत रैपिड पेस से हो रही है, नंबर ऑफ डॉलर मिलियनर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी एक इस सर्विस की एक बहुत मतलब नीड है मार्केट में। अभी भी टियर 1 टाउन्स में भी अभी पूरा पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। टियर 2, टियर 3 टाउन्स की तो बात दूर की है, कि वहां पे पेनिट्रेशन एडवाइस, स्पेशलाइज्ड एडवाइस मिले। तो ये दिस इज द सॉर्ट ऑफ बिजनेस स्कोप जिस पे हमारा फोकस है। 3 वर्टिकल में बिजनेस डिवाइडेड जब मैं आने से पहले पढ़ रहा था।
एक तो आपका वो फ्लैगशिप है अमित, वो प्राइवेट वेल्थ का वर्टिकल। अब ये जो फ्लैगशिप प्राइवेट वेल्थ का वर्टिकल है दरअसल किस दर से ग्रो कर रहा है, और ये जो दोनों बाकी वर्टिकल्स हैं, डिजिटल वेल्थ, ओमनी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कितने बड़े साइज में और ये क्या है? हाँ जी, सो प्राइवेट वेल्थ जो हमारा है उसमें करीब 29,000 करोड़ के एसेट्स है। वहां हम क्लाइंट्स को जो 5 करोड़ से 50 करोड़ के क्लाइंट सेगमेंट है उस पर फोकस करके क्लाइंट्स को वेल्थ मैनेजमेंट की एडवाइस देते हैं। वहां हमारे 233 आरएम्स हैं जो क्लाइंट्स के साथ, करीब फैमिलीज के साथ मिलकर उनको हेल्प करते हैं। तो ये बिजनेस में हमारी ग्रोथ, जैसे आप देखेंगे आरएचपी में भी लास्ट 3 साल में 22% की एयूएम ग्रोथ हुई है। और इस बिजनेस में हमारा ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ लॉन्ग टर्म एयूएम ग्रोथ से लिंक्ड है कि जैसे जैसे हमें क्लाइंट के एसेट्स हमारे साथ बढ़ेंगे, हमें उनसे फी मिलती है, उनसे कमीशंस मिलती है, तो वो कमीशंस हमारी इनकम भी बढ़ती रहेगी उसी के साथ। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें 20-25% ग्रोथ की रही है और हम चाहेंगे कि आगे भी वही ग्रोथ बरकरार रहे इस बिजनेस में। पर ये जो बिजनेस था इतना सक्सेसफुल था, हमने सोचा कि भाई यही एडवाइस हम थोड़े छोटे कस्टमर्स के पास कैसे ले जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, जहां हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी कॉस्ट स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसलिए हमने एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट, एक जो उसकी सब्सिडरी है उसकी स्थापना की, वहां काफी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और वहां हम, हमारे साथ पार्टनर्स हैं, बहुत सारे आईएफएस हैं जो हमें, जिन्हें हम क्लाइंट एंगेजमेंट पार्टनर कहते हैं, वो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स के पास लेके जाते हैं। यहाँ हमारी एवरेज कस्टमर साइज 20 लाख रुपए की है, रिटेल नहीं है, फिर भी जिसको हम मैस एफ्लुएंट सेगमेंट कहते हैं वो सेगमेंट है। और इस सेगमेंट में आईएफए जो है कस्टमर को हमारी एप्स दिखाते हैं जहां वीडियोस हैं, टूल्स हैं, जहां अपना कस्टमर पूरा पोर्टफोलियो, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट समझ सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। क्लाइंट्स के पास भी ऐप है जो अपने आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये बिजनेस अभी 4-5 साल हुए इस बिजनेस को, करीब 750 करोड़ की एयूएम है, 3,500 कस्टमर है इसमें। तो बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस अभी एक मैस एफ्लुएंट सेगमेंट में सेटअप हो गया। ये सब्सिडरी है। जो दूसरी सब्सिडरी है ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसे हम ओफा भी कहते हैं शॉर्ट में, ये जितने मार्केट में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनके लिए हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है जहां हम उन्हें सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करते हैं, बट वो अपना धंधा खुद ही चला सकते हैं अपने ब्रोकर कोड पे। उनके बिजनेस में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और डोमेन नॉलेज है। हम उनको बैकएंड में सपोर्ट करते हैं और वो हमें एनुअल सब्सक्रिप्शन फी देते हैं। तो आज उस बिजनेस में करीब 5,000 आईएफए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सब्सक्राइब करते हैं इस प्लेटफॉर्म को। उन्हीं आईएफएस और उनके करीब 1.6 मिलियन कस्टमर्स के मोबाइल ऐप्स हम देते हैं जो वो हमारी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक दूसरा, 2 फिनटेक बिजनेसेस हैं। ठीक है राठी सर, ये अमित जो बात कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, 5 करोड़ वाला कम से कम, उसके बाद 20 लाख वाला, ये मतलब हम, मेरे लिए कोई ऑफरिंग नहीं है आनंद राठी वेल्थ में, है ना? मेरे ख्याल से राठी सर को आवाज ही नहीं आ रही है। राठी सर आवाज आ रही है? उनको ऑडियो, शायद उनको ऑडियो नहीं आ रही, उनको ऑडियो नहीं गया। पर मैं अगर अटेम्प्ट करूं जवाब देने के लिए तो आई थिंक तो इसमें क्या है कि सब वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइस जो है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि कितनी आप टेक्नोलॉजी पे लोड डाल सकते हो और कितना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो हमारी भी अप्रोच ये है कि जितना टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं तो वी कैन एक्चुअली गो टू स्मॉलर एंड स्मॉलर कस्टमर्स। यही हमारी अप्रोच रही है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट चालू किए, मैस एफ्लुएंट में आए, रिटेल में हम आईएफएस के साथ पार्टनर कर रहे हैं कि हम उन्हें कैसे असिस्ट कर सकते हैं कि वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइस अपने कस्टमर्स को, रिसर्च एडवाइस वगैरह कैसे दे सकते हैं। सो आइडिया इसकी जो भी डोमेन नॉलेज एडवाइस है वो हम कैसे लास्ट माइल तक हर एक कस्टमर सेगमेंट में पहुंचाए, बट एक कॉस्ट इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल मैनर में। आई थिंक चैलेंज वही है कि आप कैसे इसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और सस्टेनेबल बना सकते हैं। एक काम कर रहा हूं मैं अमित, राठी सर को आवाज नहीं आ रही, मैं कोशिश करता हूं ब्रेक में फिर से रीपैच करा जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार अमित राठी जी जिनसे बातचीत चली रही है आनंद राठी सर से ब्रेक के उस पार बात। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। का जो आईपीओ खुला हुआ है उस पर चर्चा चल रही है। फाउंडर और चेयरमैन श्री आनंद राठी और डायरेक्टर अमित राठी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे और होपफुली अब राठी सर तक हमारी आवाज पहुंचेगी। राठी सर, कई लोग पूछ रहे थे ओएफएस या आईपीओ का पर्पस क्या है? अगर सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज थी तो और भी तरीके हो सकते थे। लिस्टिंग करा के ग्रेटर स्क्रूटनी में आ जाते हैं हम लोग, या फिर लार्जली ये टॉप मैनेजमेंट को कुछ एक एग्जिट रूट प्रोवाइड करने का तरीका था?
देखिए, इसमें आईपीओ करने का पर्पज ये है कि भाई हमारी जो ग्रोथ आ रही है उसमें कैसे हम बाकी लोगों को भी, इन्वेस्टर्स को उसमें शामिल कर सकें। आपको ये भी मैं बता दूं कि हमारी कंपनी में ऑलरेडी करीब 12% इक्विटी जो है वो हमारे एम्प्लॉयज के पास है और 8% जो है इक्विटी वो हमारे कस्टमर्स के पास है। तो समझिए कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉयज हैं, चाहे हमारे कस्टमर्स हैं, और ऑल्सो जो फ्यूचर में हमारे भागीदार बन सकते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि भाई इसको लिस्टिंग करने से फायदा होगा। जो ब्रांडिंग कह रहे हैं आप, वो भी फायदा मिलेगा। ये भी सही है कि हमारी चूंकि दूसरे कई बिजनेसेस की ग्रोथ हो रही है, उसमें भी जो है फंड्स जो हैं वो ये हेल्प करेंगे। तो आप अगर सभी पर्पज को मिला के देखें तो इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड बेनिफिशियल वे फॉर एवरीवन। अच्छा, पर्टिकुलरली हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स और हमारे एम्प्लॉयज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक मौका मिले लिस्टिंग होने से कि उनकी मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी मिल सके। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा अमित, FY21 ओवर FY20 रेवेन्यूज 20% गिरे, इबिटा 34% गिरा था। ये लार्जली पैंडेमिक रिलेटेड इंपैक्ट था या और भी कोई दिक्कत थी? नहीं, आई थिंक पैंडेमिक रिलेटेड ही था। उसके दो भाग थे इम्पैक्ट के। एक भाग था कि जहां पे हमारी इनकम होती है वो AUM से लिंक्ड होती है। तो जैसे आप देखेंगे अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्लाइंट्स के हैं तो उनकी वैल्यूज काफी हद तक पहले 6-8 महीने में काफी वैल्यूज डाउन थी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो हमारी इनकम्स भी उसके कारण ड्रॉप हो गई। डेट साइड में भी जो लॉन्ग डेटेड डेट फंड्स में थे, लोग ओवरनाइट लिक्विड फंड्स में हमारी एडवाइस पे शिफ्ट हो गए, तो वहां भी कमीशन इंपैक्ट हो गए। और दूसरा इंपैक्ट रहा कोविड का जनरली की ट्रांजैक्शन एबिलिटी, क्योंकि क्लाइंट्स में हालांकि आज ऐसा मार्केट हो गया है कि आज 90% प्लस ट्रांजैक्शन डिजिटल होना चालू हो गए मार्केट वाइड में। हमारे यहाँ भी वैसे ही पैटर्न है, बट पहले कई महीनों में वो एक चैलेंज रही कि ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाई क्योंकि ऑफ द लॉकडाउन्स, सिटी बाय सिटी, स्टेट बाय स्टेट। तो वो चीजों का इंपैक्ट हुआ। बट आई थिंक FY22 में आप देखेंगे जो 5 महीने के रिजल्ट हमने डिक्लेयर किए, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से वापस दे हैव रिटर्न बैक टू नॉर्मलसी। अरे राठी सर, RHP में वो जो आपने रिस्क मेंशन करे उसमें एक अजीबोगरीब रिस्क था कि हमारी कंपनी एक NBFC के तौर पे ऑपरेट करती है विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI। कोई लफड़ा तो नहीं बिजनेस कंटिन्यूटी को लेकर? नहीं, मैं आपको पूरी बात बता दूं। वो सही तरीका ये है कि हमारी कंपनी तो वेल्थ मैनेजमेंट करती है, परंतु RBI ये देखती है बैलेंस शीट में अगर आपके 50% से ज्यादा रेवेन्यू बैलेंस शीट में आपके इन्वेस्टमेंट्स दिखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपको RBI में रजिस्टर कराना चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। हमने RBI को लिखा, उस रिस्क फैक्टर को आप पढ़ें तो हमने RBI को लिखा कि ऐसा नहीं है, देखिए हमारे इन्वेस्टमेंट अगर कंसोलिडेटेड बेसिस में बैलेंस शीट लेते हैं तो वो उससे हम RBI नहीं होते हैं। अलग अलग कंपनी का देख रहे हैं तो हमने कहा भाई ये तो एक जो सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं गिने। हमने RBI को लिखा है और RBI से हमारी बात चल रही है। इसमें कोई लफड़े की बात ही नहीं है, ये एक टेक्निकल इश्यू खाली है कि भाई टेक्निकल है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि अभी एक्चुअली ये प्रॉब्लम अगले कुछ महीनों में वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। हमारा NBFC बनने का या उसको चलाने का कोई मकसद भी नहीं है, परंतु कई बार टेक्निकली क्या होता है, एनालिसिस इस तरह का आ जाता है तो उसके लिए इसीलिए हमने उसमें लिखा है, हमने RBI को पूरा चिट लिखा है कि भाई आप बताएं ये स्थिति है, हमको क्या करना है। ठीक है, लफड़ा तो बोलचाल की भाषा में बोल दिया, वो थोड़ा हार्ड वर्ड हो गया। मैंने कहा वो कंटिन्यूटी को लेकर तो इशू नहीं होंगे इसीलिए। अच्छा हमें जाते जाते कोई इशू, कई लोग कह रहे थे कि सब ठीक है लेकिन टेबल पे आपने हमारे लिए कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं। आपने अपने एम्प्लॉइज को तो 25 रुपए डिस्काउंट दे दिया, रिटेल के लिए कुछ दिया नहीं, टेबल पे कुछ ज्यादा बचा नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, आप देखेंगे तो वैल्यूएशन, देखो मैं वैल्यूएशन पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट आप जिस तरीके के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए हैं एंकर बुक में, काफी डिस्कशंस के बाद ये प्राइसिंग आई है। और मेरे हिसाब से हमने, आप जो 5 महीने के रिजल्ट है उसको देखेंगे, कंपेरेबल कंपनीज को देखेंगे, इस बिजनेस इंडस्ट्री को देखेंगे, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, तो आई थिंक अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमने एक्चुअली टेबल पे काफी छोड़ा है। बट ये बिजनेस उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शनल लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रेंड है इस बिजनेस में। तो लिस्टिंग का तो मैं नहीं कह सकता, बट एक हमने इनफ वी हैव लेफ्ट मीनिंगफुल अपसाइड फॉर पीपल हु आर कमिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड दैट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स जो हमें एक्चुअली चाहिए हमारे कंपनी में। बिल्कुल ठीक। नहीं तो रिस्पांस तो बढ़िया है, 2.25 टाइम्स के आसपास इस समय सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा दिखाता हुआ मुझे लाइव। ऐसे तो बातचीत चलती रहती, लेकिन राठी सर समय खत्म हो गया है।
राठी सर, अमित, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बेस्ट विशेष इस ऑफरिंग के लिए। अब जब लिस्टिंग होगी तो आगे के फाइनेंशियल्स और आउटलुक पे आपसे करूंगा चर्चा। इस नोट पर यहां पे ब्रेक ले रहा हूं। वीरू और शेल्सर स्क्रीन पर नजर आएंगे।